आप सभी ने ये बुक जो द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश तो पढ़ रखी होगी और मुझे लगता है कि सभी ने जिन्होंने क्लर्क से लेकर एचएएस तक की परीक्षा हिमाचल से दी है, उन सभी के पास ये पुस्तक मौजूद होगी। और परंतु जिस लेखक ने इस किताब को लिखा है और जो इस किताब को बनाने के पीछे जो संघर्ष है, उसको जानने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर जगमोहन जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका साइड स्टोरी पे। साक्षी जी नमस्कार, और आपके सभी श्रोताओं को भी मैं नमस्कार करता हूं। जी सर, आपकी जो पुस्तक द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश है, वो बेस्ट सेलिंग बुक है हिमाचल में और हिमाचल के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्र के पास ये जो पुस्तक जरूर होगी। मेरे पास भी है सर। तो सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कितना समय आपको इस पुस्तक को तैयार करने में लगा और किन-किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि जिस समय आपने ये पुस्तक लिखी थी उस तरह हमारी तरह आपके पास ना तो गूगल था, ना ही इंटरनेट के इतने रिसोर्सेज थे जहां से आप सर्च कर सकते। जी, मैं थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा साक्षी जी। ये लगभग 1990-91 की बात है, जब मैं भारतीय संसद का एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है, वो फेलोशिप प्रोग्राम में कर रहा था और वहां पे मुझे एक थीसिस लिखना था और वो थीसिस था पंचायती राज विद स्पेशल रेफरेंस टू हिमाचल प्रदेश। तो जब मैंने उस थीसिस के ऊपर काम करना शुरू किया तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी दिल्ली में है, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा पुस्तकालय है जहां लाखों में किताबें हैं। तो मुझे एक अवसर मिला वहां पे जाने का। वैसे ही मैं पहले भी जाता था, लेकिन वो एक ऐसा समय था जब मुझे अवसर मिला कि मैं हिमाचल के ऊपर या हिमालयन स्टेट्स जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ने का एक अवसर मुझे उस समय मिला। उसी दौरान जब वो थीसिस में कंप्लीट कर रहा था तो एक जिज्ञासा हुई कि हिमाचल के ऊपर बहुत कम मटेरियल है, बहुत ही कम साहित्य हमारे पास है, और इस तरह का उसके इतिहास के बारे में, उसकी जो करंट पॉलिटिक्स है आफ्टर 1947 या 48 के बाद उसके बारे में, या हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में, हिमाचल के मेले और त्योहार के बारे में कोई ऐसा संकलन नहीं है जिससे पाठक जो है, जो हिमाचल के बारे में जानकारी रखना चाहते हो, उन्हें एक ही समय पे उनके पास कुछ ऐसा हो जो वो पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। तो 1990-91 में ये जर्नी शुरू हुई और आपको हैरानी होगी कि ये जब पहला एडिशन इसका आया था 1995 लास्ट में दिसंबर महीने में, तो लगभग 5 साल का टाइम मुझे इस किताब को बनाने में लगा था, इस किताब को तैयार करने में। और पहला एडिशन 1995 में आया और तब इसका वॉल्यूम जो था वो लगभग 500 पेज का था, जो उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में जो है ये सबसे बड़ी पुस्तक हिमाचल के ऊपर थी। लेकिन वो जिज्ञासा जो अंदर एक शुरू हुई और जो शायद भगवान ने कुछ ऐसा ही रचा हुआ था, वो जिज्ञासा जो शुरू हुई वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि इसके लगभग 50,000 कॉपी जो है वो ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं। आज भी ये पुस्तक जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चली हुई है, आउट ऑफ प्रिंट है। इस टाइम प्रिंटिंग में दोबारा से ये किताब गई हुई है। तो 50,000 किताबें सेल होने के बाद फिर इसका वॉल्यूम बढ़ा, लगभग 700 पेज तक का गया जब ये रिवाइज हुआ, फिर ये लगभग 1000 पेज तक का गया, और आज इसके 2 वॉल्यूम है इस किताब के। और 2 वॉल्यूम के साथ साथ इसका जो टोटल पेजेस हैं वो लगभग 1600 पेज का ये वॉल्यूम हो चुका है, और इसका 3rd जो वॉल्यूम है उसके ऊपर भी लगातार काम चला हुआ है। तो आप मान सकते हैं कि ये जर्नी सिर्फ वो 5 साल शुरुआत के थे। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस लाइब्रेरी में मैं बैठता था और सुबह के लगभग 9 बजे वो लाइब्रेरी खुल जाती है और शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। तो उसमें एक बेसमेंट में भी उनका एक सेक्शन है जो न्यूज़पेपर सेक्शन है, और जहां दुनिया भर के न्यूज़पेपर जो है वो आते हैं वहां पे, और पूरा हर महीने की कंपाइलेशन वहां होती है। और जब मैं उस लाइब्रेरी में घुसता था और शाम को निकलता तो ऐसा लगता था कि शायद मैं 2 तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि या तो एक मजदूर की तरह अंदर से जब निकलता था तो सारे कपड़े जो थे वो उससे मिट्टी से एक तरह से जो उनके ऊपर
मिट्टी पड़ी होती थी उन दस्तावेजों के ऊपर, उससे सने होते थे। या समझ लीजिए किसान की तरह जो खेत से वापस आ रहा है और उसके सारे कपड़े जो हैं वो मिट्टी में सने हुए हैं। तो अपने आप को जब देखता था तो सोचता था कि लोग क्या सोचते होंगे कि ये आदमी लाइब्रेरी से निकल रहा है या कहीं ऐसे कोई मजदूरी करके आ रहा है। तो वो एक लंबा संघर्ष का टाइम था। हिमाचल प्रदेश के भी जितने भी पुस्तकालय थे वो लगभग पूरी कोशिश की मैंने कि सभी पुस्तकालयों में जाने की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्प मिली वो आखिरकार में दिल्ली में ही जो केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय है वहाँ से मिली। दिल्ली विश्वविद्यालय के मुझे मिली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं अक्सर जाना होता था। तो इन सभी जगहों पे जाने से लगातार जो है वो इस किताब की फाउंडेशन जो है वो स्टार्ट हुई। और आज जो आपके सामने पुस्तक है जो आप दिखा रहे हैं, वो इसका लेटेस्ट वर्ज़न है अभी, जो शायद 2 साल के बाद उसका 3rd एडिशन आ जाएगा और उसमें वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जी। सर, जो आपका संघर्ष है, वो आपकी पुस्तक में दिखाई देता है क्योंकि य जो फैक्ट हमें कहीं पे नहीं मिलता, यहाँ तक कि गूगल पे भी नहीं मिलता, वो यदि आपकी बुक खोली जाए तो हमें वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाता है। और मुझे लगता जी, है कि हर एक जो श्रोता हमें सुन रहे हैं या हर एक व्यक्ति जो हिमाचल की जानकारी चाहता हो, चाहे वो उसकी संस्कृति की जानकारी हो, चाहे जिलों की जानकारी हो, चाहे इतिहास की जानकारी हो, वो आपकी पुस्तक में पूरी तरह से संकलित है। एक ऐसी पुस्तक जहाँ पे हमारे को पूरा हिमाचल प्रदेश आपने एक संकलित करके दे दिया है और इसके जी। लिए हम सभी आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। सर, आजकल जैसे कोरोना की स्थिति चली हुई है और बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ की, चाहे एचएएस है, आईएएस है या किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक नकारात्मकता आ रही है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब तक उनका संघर्ष है वो दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो आपका संघर्ष इतने सालों का है, कहीं न कहीं उनके लिए प्रेरणादायक है। तो आप बहुत एक सकारात्मक व्यक्ति हैं, जहाँ तक मैंने आपको जाना है। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस समय में? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये हर एक व्यक्ति को जानना साक्षी जी ज़रूरी होगा कि जैसे दिन नहीं रहता वैसे रात भी नहीं रहती है। तो ये परिवर्तन का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहता है। हर एक जो व्यक्ति है खासकर युवा हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत होते हैं सभी के लिए और हमेशा आगे भी रहेंगे। तो युवा जो शक्ति होती है उसमें एक चीज़ जो उनके पास जोश पूरा होता है। मैं भी ये पूरा मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उस जोश को एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और वो डायरेक्शन उनके सराउंडिंग में कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, उनका जो परिवार में जो वातावरण है वो कैसा है, उनके परिवार में कौन लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका प्रतिदिन जो है अलग-अलग संघर्ष जो होते हैं, जीवन के संघर्ष उनसे पाला पड़ता है। मुझे लगता है कि हर एक युवा को ये अपने चारों तरफ नज़र घुमानी चाहिए ऐसी परिस्थिति में जब नकारात्मक चीज़ें हो रही होती हैं, जब बहुत सारी समाज में भी बहुत सारी हम नेगेटिव चीज़ें जो है वो फ्लो कर रही होती हैं और इस टाइम ज़्यादा ही है इन कंपैरिजन टू अदर पीरियड्स पहले के मुकाबले मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल से जी। जितनी नेगेटिव चीजें हमारे मीडिया में भी आ रही है, हमारे प्रिंट मीडिया में भी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ रही है, लोगों के डिस्कशन में भी आ रही है, लेकिन इस सब के बावजूद आप ये देखिए कि प्रतिदिन सवेरा होता है और जो लाइफ बिल्कुल। है वो लाइफ आप ऐसे नहीं जीते कि नहीं साहब एक ही जिंदगी है। मैं समझता हूँ कि नहीं, प्रतिदिन एक नई जिंदगी शुरू होती है। जब आप सो के सुबह उठते हैं तो आप इस चीज को लेके देखते हैं कि साहब सुबह जो है वो फिर सूरज वहीं से उग रहा है, सूरज सूरज फिर वैसे ही निकल रहा है। अगर बादल कहीं हैं भी तो बादल छट जाते हैं और सूर्य अपना प्रकाश जो है वो चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि युवा लोग जितने भी हैं जो कंपटीशन के प्रति गंभीर हैं, उनको एक चीज ये माननी होगी कि थोड़ी-सी परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से अंधेरा हो। अपनी जो उनकी जो उन्होंने डायरेक्शन जो गोल उन्होंने चुना हुआ है, उस गोल के प्रति, उस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, बैठें, जो मोटिवेट करते हों। जो डिमोटिवेट करते हों या जो नकारात्मक चीज़ें फैलाते हों, जहाँ से नका वाइब्रेशन एक होती है। आप हमेशा पाएँगे, आपने अपनी लाइफ़ में देखा होगा, मैं रोज़ महसूस करता हूँ कि आप किसी किसी व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं, अपने ही किसी फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, अपने ही टीचर्स के साथ बैठे हुए हैं, तो कई बारी आपको बड़ी पॉज़िटिव वाइब्रेशन फ़ील होने लगती है। आप फ़ील करते हैं कि आप ज़मीन से 2 फुट ऊपर हैं और ये चीज़ जो है ये मायने रखती है और कई दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं
जैसे कोई बोलेंगे, अरे मेरे साथ ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अब होता सबके साथ है, लेकिन वो लोग उसी एस्पेक्ट को देखते हैं जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, जिसे मैं रात कहता हूँ कि जो रात है वो उसी एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि शायद मेरे साथ ही ऐसा हो। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके साथ कभी कोई बीमार ना हुआ? मुझे लगता है सभी बीमार होते हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो बचपन से लेकर आज तक कभी गिरा नहीं हो? मैं कहता हूँ सभी 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 गिरे हैं, कभी ना कभी चलते गिरे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कभी किसी ने बुरा नहीं बोला? मुझे लगता है सभी को बोला होता है। लेकिन इस सब के बावजूद हमें अपने उद्देश्य जो है वो बिल्कुल साफ रखने होंगे कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो हमने अचीव करना है। और वो अचीव तभी होगा जब आप उसमें पॉजिटिव फीलिंग्स आपके पास रहेंगे। एक छोटा-सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप हैरान होंगे इसको सुन के। जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो हिमाचल प्रदेश में जो बोर्ड एग्जाम होता था, वो बोर्ड उसका 9th क्लास का भी बोर्ड एग्जाम था। और मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, वो मिडिल स्कूल था, अब तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पट्टा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो वहाँ और उसके बाद फिर 9th में लिदरौर जो है वो एक बिलासपुर और हमीरपुर के बॉर्डर पे है लिदरौर नाम का, तो लिदरौर स्कूल वो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। उस साल 9th का एग्जाम दिया तो हमारी गिनती कुछ उन लोगों में होती थी जो मतलब थोड़े से एक्सेप्शनली ज्यादा अच्छे थे। लेकिन आपको हैरानी होगी जब 9वीं क्लास का रिजल्ट आया तो मैं फेल था। आप फेल 70 थे? 7 और नहीं, अभी तो जो शॉकिंग पॉइंट है वो ये है कि 70% नंबर लेने के बावजूद फेल था। हाँ जी। अब ये तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि 70% नंबर है और आप फेल हैं, क्योंकि 33% नंबर चाहिए होते थे ना कि पास होने के लिए। मेरे 70% थे। मेरा और मेरा एक दोस्त जो बाद में लेक्चर्स लगे, कॉमर्स के लेक्चर्स, तो हम दोनों के ही नंबर, उसके 69% थे, मेरे 70% थे, और दोनों फेल थे। अच्छा, वो कंटिन्यूअसली, क्योंकि बचपना होता है तो बड़े दिनों तक रोए भी, परेशान हो गए कि यार ये कैसे हो गया। तो टीचर भी परेशान। तो थोड़े दिनों बाद स्कूल में मार्कशीट आई, सभी के नंबर्स आए, तो टीचर्स देखते जा रहे थे और नंबर पढ़ते जा रहे थे। आखिरी में मैथमेटिक्स का देखा तो मैथमेटिक्स में 60 में से सिर्फ 9 नंबर आए हुए थे। मेरे 8 नंबर थे और उसके 9 नंबर थे। जी और वो सर। कंपार्टमेंट के लिए नहीं थे, कंपार्टमेंट आने के लिए 15 नंबर होना जरूरी था, 25% होना जरूरी था। तो 15 नंबर नहीं थे, 25% नहीं थे दोनों के ही, तो इसलिए दोनों फेल थे। तो ये अजीब सा एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में हुआ। जी और ये टर्निंग पॉइंट ऐसा हुआ कि वो कॉमर्स में चले गए जो मेरे दोस्त थे, और मैंने एक लाइफ में प्रण किया कि नहीं, नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है। अगर आपके पास ज्ञान, वो एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में है, और वो अभी भी वही चला हुआ है। कोई फेलियर्स में ऐसा नहीं सोचता कि नो फेलियर इज फैटल। असफल, कोई भी असफलता ऐसी नहीं है जो आपको बर्बाद कर दे, क्योंकि सक्सेस भी परमानेंट नहीं है। आज किसी चीज में सक्सेस मिलती है, हो सकता है वो कल किसी में ना भी मिले। आप बहुत सारी चीजें प्रतिदिन करते हैं, कुछ काम आपके बहुत अच्छे होते हैं, कुछ काम आपके उतने अच्छे नहीं होते। तो इसलिए मेरी सभी युवाओं के लिए एक ही चीज है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जा रहे हैं, जो कंपटीशन में जा रहे हैं, या डिफरेंट फील्ड्स में है, एजुकेशन में है, कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, इम्पेशेंट ना हो। क्योंकि जब आप इम्पेशेंट हो जाते हैं तो शायद गलती होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं, टेंशन आप में ज्यादा हो जाती है, अच्छा करने की जो आपकी एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। आप ये सिर्फ इतना रखें, टेम्परेरी फेज है, निकल जाएगा, और बहुत अच्छा टाइम जो है वो आगे आने वाला है। ये कोरोना काल भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जी जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो टर्निंग फेस आपके जिंदगी का आया उसने किस तरह से आपको प्रेरित किया। सर जी एक क्वेश्चन आपकी बात सुन के मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आपके दिमाग में ये ऑब्जेक्टिव कैसे आया कि मुझे हिमाचल प्रदेश पे पुस्तक लिखनी है? वो मतलब मैंने शुरू में कहीं। आपको बताया कि जी, जब मैं वो भारतीय संसद से फेलोशिप का कर रहा था, तो उसी टाइम ये आया, क्योंकि मैंने बाकी स्टेट्स के ऊपर बहुत बड़ी-बड़ी मैंने वॉल्यूम देखे लिखे हुए, बहुत अच्छी-अच्छी किताबें मैंने देखी। हिमाचल के ऊपर थी, लेकिन हिमाचल के ऊपर स्कैटर्ड फॉर्म में थी। हमारे ज्यादातर जितने लेखक हैं, और बहुत अच्छे-अच्छे लेखक हिमाचल प्रदेश में साहित्य के ऊपर, जिन्होंने कहानियां बहुत अच्छी लिखी हैं, कविताएं बहुत अच्छी लिखी हैं, लेकिन जो इस तरह का इंफॉर्मेटिव लिटरेचर जिसे हम कहते हैं, हिमाचल के इतिहास के ऊपर कितना आया? नहीं आया, बहुत कम आया, स्कैटर्ड फॉर्म में रह गया, बिखरा हुआ रह गया था, इधर पड़ा था उधर। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं उन न्यूज़पेपर को देख के निकलता था, बड़ी सारी इंफॉर्मेशन लेके निकलते थे, तो हालत ऐसी, वो स्कैटर्ड फॉर्म में था। मैंने एक
कंपाइल करके एक बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट उसको करने की कोशिश की। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी आपने देखा होगा कि इसका हिंदी एडिशन भी आया हुआ है वंडरलैंड का। मैंने जब पहली बारी भी किताब लिखने का सोचा तो ये नहीं सोचा कि मैंने रीडर्स के लिए किताब लिखनी है, नहीं, मैंने ये सोचा कि मुझे अगर एक अच्छी किताब पढ़नी है तो मैं कैसी किताब पढ़ूंगा। मुझे अपने स्टेट के बारे में, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मुझे अपने कल्चर के बारे में अगर कुछ पढ़ना होगा तो मैं क्या पढ़ना चाहूंगा। तो जो तरीका था, जो राइटिंग पैटर्न है मेरा, आप देखेंगे कि बड़ी सरल भाषा में मैंने उसको लिया हुआ है, ताकि एक, ये जरूरी नहीं है कि वो बड़ा हाई-फाई स्कूल में पढ़ा हुआ हो, पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ, वो इंग्लिश वाली बुक पढ़ पाएगा। मैंने उसको इतना सिंपल उसमें देने की कोशिश की है, क्योंकि मेरी थ्रू आउट एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में हुई है। मैं मैट्रिक करके दिल्ली में आ गया था, तो दिल्ली में भी मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो तो यूनिवर्सिटी तो सारा का सारा ही गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो मेरी स्कूलिंग वहां से शुरू हुई, जहाँ पे हम नीचे टाट पे बैठते थे, कई बार टाट भी नहीं होती थी बैठने की, तो डेस्क में बैठने का सौभाग्य जो वो दिल्ली में प्राप्त हुआ। तो एक वो सोच जो थी वो उसकी थी कि नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, एक गांव में रहता हुआ स्टूडेंट जो है, वो अगर कोई किताब पढ़ना चाहेगा तो वो क्या पढ़ना चाहेगा। तो मैंने अपने लिए किताब लिखी, ये रीडर्स को पसंद आई, ये मेरा सौभाग्य है कि सबको पसंद आई। ये मुझे ऐसा लगा कि कुछ भगवान ने कोई विशेष आशीर्वाद मुझे दिया। लेकिन मैंने हमेशा ही किताबें अपने लिए लिखी हैं, हमेशा ही। अभी उसका हिंदी एडिशन जो है उसका भी सेकंड वॉल्यूम तैयार हो रहा है, तो अभी भी यही लगता है कि नहीं, अगर मुझे पढ़नी होगी किताब तो क्या मैं ये किताब पढ़ूंगा या छोड़ दूंगा। जैसे आप देखते हैं ना, आपके सामने 50 किताबें होती हैं, लेकिन एक किताब साक्षी जी आप उठाते हैं और फिर आप उसे, आपको लगता है नहीं ये किताब पढ़नी चाहिए, बिल्कुल समझ आ रही है, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इसकी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी है, इसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये बड़े सारी चीजें आप देखते हैं। तो मैं जब भी लिखने का मेरा होता है, चाहे मैं मैगजीन के लिखता हूँ या न्यूज़पेपर के लिए लिखता हूँ, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूँ कि अगर मुझे पढ़ना होगा तो क्या मैं ये पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। तो सबसे पहले अंदर से एक आवाज आती है, यार पढ़ूंगा, ये तो इस तरह से लिख तो पढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। अगर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो रीडर्स को अच्छा नहीं लगेगा। सो इट इज नॉट ऑल टुगेदर अ मनी गेम, कि पैसे के लिए नहीं लिखता हूँ, पैसे के लिए किताबें नहीं लिखी हैं, सिर्फ लिखी इसलिए कि मुझे लगता था कि मुझे ऐसी किताब पढ़नी चाहिए, औरों को पसंद आई, ये मेरा सौभाग्य है। जी सर, वो बिल्कुल आपकी पुस्तक पढ़ के मुझे लगता है कि हर वर्ग का बच्चा इसे पढ़ता है। मेरे तो आसपास जितने बच्चे मैंने देखा है, चाहे वो किसी क्लर्क के एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या जितने मर्जी बड़े एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, वो आपकी बुक को बहुत आराम से पढ़ते हैं और बहुत खुश भी होते हैं उसे पढ़ के कि हर चीज यहाँ पे एक विश्वास सा आपने बना दिया है कि जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ पे जरूर मिलेगा। आपके लिखने का पैटर्न के हम सभी बहुत बड़े फैन कह सकते हैं सर। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल सर आपने देखा है बेरोजगारी के बारे में तो आपको परिचित ही है कि किस तरह से हमारे देश में क्या हालात हैं। तो ऐसे में बच्चों की जो दौड़ है वो सरकारी नौकरी की तरफ बहुत रहती है। एक भी पोस्ट निकलती है तो बहुत सारे बच्चे मतलब उसके लिए अप्लाई कर देते हैं लाखों की तादाद में, और वो जाना ही नहीं चाहते प्राइवेट सेक्टर की तरफ। बहुत कम लोग हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं या प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसका कारण क्या है सर, कि ये जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से ये बेरोजगारी हो रही है या कोई और कारण है सर इसका? आप क्या सोचते हैं सर इसके बारे में? ये साक्षी जी दोनों है, कारण भी और परिणाम भी, दोनों चीजें होती हैं। एक पॉपुलेशन का एक अपना रोल है, लेकिन हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर कहना चाहूंगा, अब थोड़ा सा रिवर्स होने लगा है ट्रेंड, अब थोड़ा सा चेंज आने लगी है। हमारे जितने ग्रेजुएट्स जो हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं पालमपुर से, या हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी से आ रहे हैं, वो अपने इसमें एग्रीकल्चर साइड में जा रहे हैं, अपना खुद का काम शुरू कर रहे हैं, और बड़े सारे हॉर्टिकल्चर की फील्ड में भी जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज है, उनको विशेषज्ञता वो उन्होंने प्राप्त की हुई है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन आपका वो बिल्कुल 100% ठीक है कि हिमाचल में प्रायोरिटी पे सबसे पहला होता है सरकारी नौकरी करना। ये मतलब किसी से भी पूछ लीजिए, वो प्राइवेट सेक्टर में जितने स्कोप हैं वो तो है ही हैं, लेकिन आप उनसे बोलें कि आप अपना क्यों नहीं करते, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब इसमें थोड़ा सा मतलब सेल्फ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि मैंने लेक्चरशिप छोड़ दी थी हिमाचल में, 28 ईयर का था जब मैं, 28 साल का था तब मैंने लेक्चरशिप छोड़ दी थी। मन में एक विचार आया, कारण और भी बड़े सारे थे, लेकिन मन में एक विचार आया कि नहीं,
ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बजाय नौकरी करूं तो शायद मैं एक जगह पे हूँगा, जो मेरी एजुकेशन है उसका फायदा कुछ लोगों को मिलेगा, तो क्यों ना मैं कुछ इससे हटके करूं, जो एजुकेशन है उसका। फिर उसी टाइम ये प्रण किया कि नहीं, सरकारी नौकरी तो करनी ही नहीं है, ये पूरी तरह से डिसाइड कर लिया। इसके आगे अभी आके ये डिसाइड कर लिया कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जॉब। वो भी अपने अपनी फील्ड में जाके, अपने प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना काम करेंगे, ताकि 10 और लोगों को, 50 और लोगों को, 100 और लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट की जाए। जी। सिर्फ मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं लोग जिनमें उद्यमिता का रहता है कि वो कर सकते हैं, उनके पास एक चीज की कमी होती है, वो होता है पैसा, इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? रिस्क फैक्टर होने की वजह से बिजनेस में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता ही है, 50-50 हमेशा ही चलता है। कई बार 70-30 का रेशियो भी होता है कि 70% रिस्क है, 30% आप सेफ हैं। वो जो रिस्क लेने की एक हौसला होना चाहिए, जो हिम्मत होनी चाहिए, वो शायद कहीं पे लैग करती है। एक ये है, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट, कि पैसा कौन देगा। अब उसका सॉल्यूशन तो आ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो क्वालिफाइड जितने भी लोग हैं उनको इजीली जो है वो लोन अवेलेबल है, और वो छोटे बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो टेक्निकल हैंड है। अगर टेक्निकल हैंड नहीं भी है, क्वालिफाइड ग्रेजुएट है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हुई हैं कि वो छोटा बिजनेस एक शुरू कर सकते हैं। और वो छोटा बिजनेस अलग अलग तरह का हो सकता है, वो रिटेल सेक्टर भी हो सकता है, वो होलसेल सेक्टर भी हो सकता है, वो स्टार्टअप भी हो सकता है, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं। मैं ये बड़े इसको बड़े सिंसियरली मैं इस चीज को मानता हूं कि हमारा युवा जो है वो इस चीज को, अपने आप को पूरी तरह यूज ही नहीं कर पा रहा है, पूरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। आपका गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी जॉब्स हैं? आप एचएएस का ले लेते हैं, हम सिस्टमेटिकली लेते हैं, एचएएस में कितनी पोस्ट आएंगी? 10 पोस्ट आ जाएंगी, टू द मैक्सिमम 30 पोस्ट। मैं पूरा ले लेता हूँ कि मैक्सिमम किसी भी साल अगर आई होगी तो 30 पोस्ट आई होगी, जिसमें कुछ एचपीएस में है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, कुछ उसमें जो है तहसीलदार का है, कोई और उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स का है। कुल मिला के 30 पोस्ट है। और हिमाचल प्रदेश में इस टाइम जो बेरोजगार जो युवा हैं वो लगभग 9 लाख के करीब हैं। बिल्कुल। इतने सारे, अब मैं उसको ले लेता हूँ कि 9 लाख में से सारे ग्रेजुएट नहीं है, तो मैं ये लेके चलता हूँ 50% लेके चलते हैं कि 50% जो है वो है। कितने लोग एचएएस में अपीयर हो रहे हैं, कितने लोग अलाइड सर्विसेज में अपीयर हो रहे हैं, और अलाइड सर्विसेज में कितनी पोस्ट आ रही हैं? एक छोटा सा स्टेट है आपका, एक बड़ा छोटा सा स्टेट है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर में मैक्सिमम जॉब्स अगर आती हैं तो वो टीचिंग वाला लाइन है, कि उसमें सबसे ज्यादा जॉब्स होती हैं। और उसमें भी एक अनार 100 बीमार वाली बात है, कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है, कितने सारे लोग हैं जो बोर्ड में फिर जो है वो टीजीटी क्वालिफाई करेंगे। तो थोड़ा सा युवाओं को इस तरह से लेना पड़ेगा कि अगर उनमें वो काबिलियत है, रिस्क लेने वाला उसमें जुनून है कि हम ये रिस्क ले सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप जरूर रिस्क लीजिए, और आप ना केवल रोजगार लेने वाले हैं बल्कि रोजगार देने वाले बन जाएंगे, कि कई सारे लोगों को आप रोजगार जो है वो फिर दे पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा होना पड़ेगा, सरकार को भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। सरकार की तरफ से ज्यादा सुविधाएं जो है वो आनी जरूरी हो गई हैं इस पीरियड में, कोरोना के बाद तो और भी ज्यादा। जैसे जैसे हमारे जॉब सेक्टर जो है वो श्रिंक हुआ है, उसमें कमी आई है। हम दिल्ली में यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, बड़ी सारी कंपनीज जो है कुछ ऐसी वो क्लोज हो गई हैं, जो रिटेल सेक्टर है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा है। तो क्यों ना फिर ऐसा कुछ सिस्टम किया जाए कि हम अपना एक रोजगार देखें, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा है, हॉर्टिकल्चर से जुड़ा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा है, या एक जो साक्षी जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, और वो है कि टूरिज्म सेक्टर से, पर्यटन से जुड़ा हुआ कोई भी रोजगार जो है वो हिमाचल प्रदेश में, उसकी रिटर्न 100% आनी ही आनी है। या विश्वास करिए इस चीज का, कि गवर्नमेंट को भी उसमें प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसे, कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि जहां पे टूरिस्ट जब कहीं से आता है तो बाहर से अपने साथ सिर्फ पैसा लेके आता है, और यहाँ आपके हिमाचल से वो सब कुछ लेके जाता है। अब आप देख लीजिए कि होटल में रहेगा तो हिमाचल के होटल में, खाएगा तो हिमाचल के ढाबे या होटल में, खरीदारी करेगा तो हिमाचल का जो प्रोडक्ट होगा लोकल, वो प्रोडक्ट वो खरीदेगा। तो अच्छा देखेगा तो हिमाचल के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं हमारे,
अच्छे अच्छे प्राकृतिक स्थल जो है हमारे, वो उनको देखेगा। तो साहब वो तो आपको दे के जा रहा है, वो तो आप अपना लाखों रुपए आपके यहाँ देने आया है। मेन चीज इसके ऊपर है कि आप कितना उसमें से आप कमा रहे हैं। तो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज जो है हिमाचल में वो 100% है। गवर्नमेंट को भी उसे प्रमोट करना होगा और उसमें हजारों हजारों युवा जो हैं वो अपना रोजगार जो है वहां पे क्रिएट कर सकते हैं और साथ साथ में और लोगों को भी दे सकते हैं। जैसे आप लीजिए कुल्लू शॉल, जी, आप लेके चलिए, मशरूम का प्रोडक्शन आपके सोलन में हो रहा है। तो लोकल प्रोडक्ट्स हमारे जितने भी होंगे उनको प्रमोट करेंगे। आप हाईवेज के साइड में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप लिंक रोड्स हैं वहां जहां के लिए किसी अच्छे डेस्टिनेशन के ऊपर, किसी कोई टेम्पल है जो दूर कोई टेम्पल है, वहां पे आप जा रहे हैं, शिकारी देवी टेम्पल के लिए जा रहे हैं साहब, कहीं पे तो रास्ते में पूरे समर में हजारों टूरिस्ट वहां पे जाते हैं। आप बैजनाथ में जा रहे हैं तो बैजनाथ में जो है वो बैजनाथ टेम्पल देखने जा रहे हैं, आप चामुंडा में जा रहे हैं। इसके साथ साथ अब अगर आप मकलियोडगंज गए तो आप भागसूनाग भी लोग जा रहे हैं, तो भागसूनाग के रास्ते में भी सब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है साक्षी जी जिसको मैं मानता हूं कि हिमाचल में सबसे ज्यादा रोजगार वहां पे जो है वो सरकार पैदा कर सकती है और युवाओं को अपने लेवल पे भी वो थिंकिंग बढ़ानी होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के जितने बैंक्स हैं वो आपको लिबरल लोन जो है वो दे रहे हैं। स्टार्टअप में गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है वो लोन सुविधाएं दे रही हैं। और जिस तरह आपने भी अपना चैनल शुरू किया है, ये भी एक प्रशंसनीय है, क्योंकि ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है। आपने इस अपॉर्चुनिटी को और अपनी काबिलियत को, आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, आपने उस चीज को पहचाना। सबने तो नहीं पहचाना, आपने पहचाना और आपने उसे पूरी तरह से, अब आप इसे यूज कर रहे हैं, आप पूरी तरह से इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इसका पूरा फायदा ले रहे हैं और इसी तरह से आपके साथ हजारों लोग और जुड़ते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, हमें यूज करनी होंगी। हमारे हाथ में भरी हुई है अपॉर्चुनिटी, दोनों हाथ हमारे भरे हुए हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं उसे। और इसमें एक चीज आप मान के चलिए कि अगर आप में वो हुनर है तो आप मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकते हैं, जी, और अगर नहीं है तो आपके हाथ में सोना भरा होगा, आप फिर भी उसे नहीं बेच पाएंगे। इंटेलेक्ट आप में ये होना चाहिए, ये रियलाइजेशन अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से आता है कि आपके ऊपर, आपको अपने ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर कितना विश्वास है। बड़ी हैरानी होती है, दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि एमफिल पीएचडी किए हुए लोग गार्डनर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, माली की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक पियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक क्लरिकल पोस्ट। फिर मैं कहता हूं कि मैं फिर थोड़ा डिफर करूंगा और वो लोग मेरे से डिसएग्री भी करेंगे, पर मैं जरूर चाहूंगा कि वो एजुकेशन का एक मजाक बन जाता है कि एक एमफिल और पीएचडी किया हुआ व्यक्ति उस लेवल तक जा रहा है, उसमें इतना इंटेलेक्ट है, वो अपना एक इंस्टीट्यूट खोल सकता है। वो जरूरी नहीं है क्यों गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना है, मुझे माली क्यों बनना है, मैंने डॉक्टरेट किया, मुझे माली क्यों बनना है। मैं सबसे पहले ये प्रश्न, मैं चाहता हूं कि माली वो व्यक्ति बने जो नहीं पढ़ पाए, आगे 8वीं 10वीं पढ़ा है। पियन वो आदमी चला जाए ऑफिस में, या वाटर कैरियर वो चला जाए जो नहीं पढ़ पाया परिस्थितियों की वजह से, उनको वो जॉब मिल जाए, किसी और को वो जॉब मिल जाए जिसके। लेकिन अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो ये क्रिमिनल इनजस्टिस है, ये तो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है और ये पाप भी है कि आप जिंदगी के 23 साल 24 साल एजुकेशन में देने के बाद फिर आप वो काम करते हैं जहां एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं। अब आप बताइए कि उसमें जो काम वो पीएन करेगा, फाइल इधर से उधर ले जाएगा, उसमें एजुकेशन का क्या रोल है? नहीं है ना। तो अपने आप को हम अंडर यूटिलाइज्ड है, हम अपने आप को यूज नहीं कर रहे हैं। और अगर हम यूज नहीं करेंगे तो संभव है कि हम समाज के प्रति भी, अपने प्रति भी एक बहुत बड़ा पाप और गुनाह कर रहे होते हैं कि साहब हम तो यूज ही नहीं कर रहे। तो फिर उसके रिजल्ट क्या आएंगे? आप क्या सिग्नल देना चाहते हैं? डिफर हो सकते हैं, मेरा ओपिनियन पर इस बारे में बड़ा स्ट्रांग है। मैं बहुत इस चीज को मानता हूं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उस लेवल का वो काम, छोटा भी काम भी करिए। मैं बताता हूं, मैं आपको, मैं अपने गांव जाता हूं तो मैं अभी भी हल चलाता हूं। मैं अगर कोई हल जोत रहा है तो मैं हल चला लेता हूं, अगर कोई खेत में काम कर रहा है तो मैं, वो एक क्वालिटी है, आपकी क्वालिटी है कि आप सारे काम कर लेते हैं। लेकिन आप जॉब वो नहीं करिए, क्योंकि आपने जो इंटेलेक्ट लिया है, अगर मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं तो मैं खेत में और अच्छी तरह, एक सामान्य किसान से ज्यादा अच्छी तरह वो चीजें जानते हुए भी एडवांस टेक्निक यूज कर सकता हूं ना खेतों में, एग्रीकल्चर के लिए। वो तो एग्रीड है, माना जा सकता है। लेकिन एक पीएन की जॉब करके कि सरकारी, एक मेरे ऊपर स्टैंप लग जाए कि साहब सरकारी नौकरी है, लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप थ्रू आउट पूरी लाइफ एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान रहेंगे कि यार बनना तो लेक्चर था, प्रोफेसर था, और मैं क्या कर रहा हूँ।
और कोई अगर अपना ही नोन आ जाए उसी उसी ऑफिस में, तो क्या उनके सामने खड़ा हो पाएगा वो व्यक्ति? नहीं खड़ा हो पाएगा। ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। 24 घंटे में एक बार शीशे के सामने बैठ के अपने आप से कुछ प्रश्न जरूर पूछने चाहिए, जब हम ऐसी स्थिति में हों कि हमें क्या करना चाहिए। आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया होता है, जब आप रिसर्च स्कॉलर होते हैं या जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी होती है, तो क्या आप उसको ऐसे ही जाने देंगे? एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की हो सकती है कि साहब गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब करे। उससे अच्छे भी 100 अपॉर्चुनिटीज हैं, 1000 अपॉर्चुनिटीज हैं, लाखों अपॉर्चुनिटीज है उसके सामने। क्योंकि आप ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखेंगे तो कितना लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है? 5%, लेट्स से 10% देते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं। 90% तो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, हमारी बिजनेस लाइन है। तो फिर हम ऐसे क्यों नहीं? एक टाइम था जब एजुकेशन नहीं थी। अब आप हिमाचल में ही देखें तो नंबर ऑफ कॉलेजेस देखिए, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज देखिए, टेक्निकल कोर्सेज देखिए, आपके पास बहुत कुछ है। पूरा आसमान पूरा खुला हुआ है, सारे का सारा, सब कुछ करने के लिए बहुत कुछ है। और मुझे तो सचमुच मैं कहूं तो आप जैसे जो यूथ हैं, जो youth हैं, वो मुझे खुद इंस्पायर करते हैं। मैं बड़ा ये देखता हूं कि जो टेक्नोलॉजी के थ्रू लोग कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कितने आगे निकलते चले जा रहे हैं। मैं अपने बच्चों से जानते हो, मैं रोज हारता हूं क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली वो बड़े फास्ट। जी जी जी। और वो इतने फास्ट है कि वो कभी कभी मुझे लगता है कि यार तू तो वही गांव का मुंडू रह गया, पता कुछ नहीं अभी भी। तो अपने ऊपर हंसता हूँ बहुत बारी कि यार ये तो देखो, ये तो इनको तो इतने फास्ट है ये, तो मैं तो कुछ भी नहीं। दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ इंस्पायरेशन। वो आपको इंस्पायर करती हैं चीज। रोज आते हैं मेरे ऑफिस में, मेरे साथ जो काम करते हैं, डिजाइनर है, ये हैं वो हैं, काम मुझे कर, फिर मैं उनसे साथ करता हूँ, अरे यार तुम तो बहुत अच्छा कर ले हो। सम ऑफ देम आर नॉट इवन ग्रेजुएट्स, और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी उनसे हैं। तो मैं देखता हूँ कि ये हुनर होता है, आपको सीखने का है हर जगह पे। आप अपने इर्द गिर्द से देखिए, आपके पास इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आने वाली हैं जब आप अच्छे लोगों के साथ, मेहनती लोगों के साथ होते हैं, कि आप खुद सोचेंगे ये तो मैं क्या सोच रहा था, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत कुछ है करने को। और आप करिए उसे। आप एक एक सुपर नेचुरल पावर जो है, जिसे हम भगवान कहते हैं, आप उसका एक अंश है, ये मानते हैं? जी मैं जी। तो पूरी बिल्कुल। मानता हूँ। मैं तो गॉड लविंग पर्सन हूँ, भगवान से बहुत प्यार करता हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं तो भगवान का एक अंश हूँ। तो अगर मैं भगवान का अंश हूँ, तो अगर भगवान खरबों लोगों को संभाल सकते हैं, इतनी पूरी के पूरे इस संसार को संभाल सकते हैं, तो हम क्या अंश होते हुए कुछ नहीं कर सकते? वी कैन डू अ लॉट। हम भी उतने ही करिश्मे कर सकते हैं, हम भी उतने ही अच्छी चीजें कर सकते हैं जितनी भगवान के रूप में हम देखते हैं कि देखो भगवान ने कितनी अच्छी सुंदरता दी हुई है, भगवान ने कितना अच्छे प्रकृति हमारे सामने दी हुई है, जिसको देखते ही हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भगवान ने कितने अच्छे इंसान हमारे इर्द गिर्द दिए हुए हैं कि जिनको देख के ऐसा लगता है कि यही यही भगवान है, कि ये कितने अच्छे लोग हैं, ये कितनी अच्छी बातें करते हैं, इनका ये कितना अच्छा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब आप उन चीजों को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, तो आप खुद एक अच्छे मोटिवेटर भी हो सकते हैं कि साहब आपको देख के भी फिर लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी आप भी तो ग्रहण कर रहे हैं, आपके अंदर तो आ रही है। और जब आपसे वो पॉजिटिव एनर्जी बाहर निकलेगी, तो वो कई गुना ज्यादा होकर निकलेगी, वो बहुत ज्यादा होगी। और उस जैसे सूर्य का प्रकाश हो रहा है, वैसे आप में से भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है, वो इतना ज्यादा और लोगों को मोटिवेट करेंगी कि वो भी आपको फॉलो करना फिर शुरू कर देते हैं। जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल सर। आपने जैसे कहा कि मेरा प्रयास भी यही चल रहा है कि जो युवाओं के अंदर जो सकारात्मक उनका रूप है वो समाज के सामने लाया जाए, क्योंकि अधिकतर लोग युवाओं को आजकल ऐसे बताते हैं कि नशों की तरफ है, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, सब एक गलत तरीके से उनका मतलब हर युवा बुरा नहीं होता, जैसे हर एक तबके में अच्छा और बुरा इंसान दोनों पाए जाते हैं, उसी तरह से हमारे युवाओं में भी बहुत प्रतिभा है। तो कोशिश तो सर हमारी भी आपकी तरह है कि उनके अंदर का एक सकारात्मक पहलू सबके सामने लेके आए। जी। सर आपकी बुक पे हमने कुछ प्रतिक्रियाएं ली है कुछ लोगों की, वो हम जी। सभी को दिखाना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम निखिल ठाकुर है और मैं 2019 से हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। जो भी एस्पिरेंट्स हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि हिमाचल जीके का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस इन टेस्ट को निकालने के लिए रहता है।
मार्केट में HPGK से रिलेटेड बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक ऐसी बुक जो आपकी जर्नी बहुत आसान बनाती है फ्रॉम प्री टू मेन और मेन टू इंटरव्यू, वो है द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, या हिंदी में इसका शीर्षक है अलौकिक हिमाचल, जो कि जगमोहन बलोखरा सर द्वारा लिखी गई है। ये बुक स्पेशली रिमोट एरिया में रह रहे बच्चों को टारगेट करके बनाई गई है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का इतना साधन नहीं होता। और इस बुक में जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं, इतने प्रिसाइजली इसको डिस्क्राइब किया गया है, चाहे वो हिमाचल के कस्टम हो, चाहे वो हिमाचल का हिस्ट्री हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी हो, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से प्रिसाइज कंसाइज वे में आपको बताया गया है। आपके मेंस पर्पस से, आपके प्री पर्पस से बहुत बेस्ट बुक ये है। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर बलोखरा सर कि उन्होंने हमारे लिए इतने ट्रिमेंडस एफर्ट्स किए हैं। थैंक यू सर। Hello, I am Anu Thakur from Chamba. I am preparing for Himachal Pradesh Administrative Service. According to me, if one want to know about culture, history, geography, and economics of Himachal Pradesh in a depth, then Alaukik Himachal book written by respected Jagmohan Balokhara is like a Wikipedia and Google for us. This book has been the biggest resource of knowledge in Himachal Pradesh. But in my opinion, sir, if possible, if you add some analytical and critical perspective for this book, it will be better, sir. Thank you very much for this commendable effort, sir. Once again, thank you very much, sir. नमस्कार, मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं 2020 से हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो एक बात से भली भांति परिचित हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए HPGK का कितना बड़ा योगदान रहता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सर जगमोहन बलोखरा जी द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है अलौकिक हिमाचल प्रदेश द वंडरलैंड। इस किताब के जरिए हम जैसे विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश के बारे में विस्तार से जानने में सहायता मिलती है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा हो, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो, आर्थिक स्थिति हो, हिमाचल के प्रमुख मेले, त्यौहार या हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ इत्यादि। इस किताब में संपूर्ण हिमाचल का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, सर ने जो हमारे लिए सराहनीय पर्यटन कार्य किए हैं। धन्यवाद सर। सर आगे आपसे हम एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। कोई आपके इतने सारे स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने आपकी बुक के थ्रू HAS IAS क्वालिफाई किया होगा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि उस बच्चे ने सच में बहुत मेहनत से मुकाम हासिल किया है और सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा कोई यदि आपकी नजर में है तो हम उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे सर आपसे। वैसे तो बहुत सारे हैं और मैं ये मानता हूँ कि संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी आपको तत्काल उसमें जो है अभी बता सकते हैं कि मिस्टर रोहित जम्बाल जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के DC हैं इस टाइम, उनका लगातार यहाँ पे आना होता था मेरे पास। वो दिल्ली में ही हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही रहे हैं और उन्होंने टॉप किया था HAS में। और हमने उनका उस टाइम जो है, आप इस टाइम मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मेरे से बात कर रही हैं, उस टाइम हमने प्रिंट मीडिया में उनका जो है वो इंटरव्यू जो है वो प्रिंट किया था और बाकायदा मैगजीन यहाँ से दिल्ली से आती है, हिम प्रतियोगिता संसार, उसके फ्रंट पेज के ऊपर उनका फोटो पब्लिश हुआ था, प्रिंट हुआ था उस टाइम। तो मिस्टर रोहित जम्बाल HAS टॉपर, एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही डेडिकेटेड, सबसे बहुत के ही इज वेरी वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, मतलब जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति हैं और सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत मेहनती हैं। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे हैं और मतलब नाम लेने में तो काफी सारे लोगों का आ जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक आदमी तक ही अभी आपको अपने आप को रोक रहा हूँ। और इनका एग्जाम्पल इस तरह से, जब मैं अब इनको देखता भी हूँ काम करते हुए, और तो मुझे लगता है कि सचमुच जो इन्होंने मेहनत की, जिस पर्पज के लिए इन्होंने मेहनत की मिस्टर रोहित जम्बाल ने, वो ये सार्थक कर रहे हैं पूरी तरह से और पूरी मेहनत और पूरे लगन के साथ। और सबसे अच्छी रिपोर्ट इनकी ये होती है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो ये बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, जो बड़े डेडिकेटेड है। HAS से IAS प्रमोट हो चुके हैं, अभी IAS कैडर में आ चुके हैं, तो ये बहुत मेहनती हैं। और मुझे उम्मीद है कि लोग जब भी इनसे मिलेंगे तो ये खुद सबके लिए प्रेरणा है, और लोग इनसे मिलेंगे तो ये खुद, अभी तो कोविड पीरियड है तो इसमें कम मिलना जुलना हो रहा है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले कुछ दिनों में
जो है कोविड से निजात मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और तब लोग इनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। ही इज टू गुड ए पर्सन, बहुत ही अच्छे इंसान है, और ये अपनी मेहनत का खुद राज खोलेंगे कि कितनी मेहनत ये करते थे। जी सर, आपसे इतनी सारी बातचीत की, आपसे आपकी किताब के बारे में पूछा और आपका संघर्ष जाना, आपसे इतनी सारी ऊर्जा हमें मिली, सकारात्मकता हमें मिली। तो सर, कार्यक्रम में अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल ये जो कोविड-19 इतना फैल रहा है, कोरोना की समस्या हो रही है, तो इस पे आपका क्या सुझाव है, क्या मानना है, क्यों इतना हालात खराब हो रहे हैं और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं सर? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये साक्षी जी। कोविड ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। हिंदुस्तान में भी इसका अब जो सेकंड वेव थी उसने काफी ज्यादा प्रभावित किया और काफी दुष्परिणाम जो है वो सामने आए। लेकिन एक चीज हम सबको माननी पड़ेगी कि हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी गवर्नमेंट्स ने 3 जो मूल मंत्र हमें दिए थे कि एक तो मास्क जो है वो जरूर लगाना है, 2 गज की दूरी जो है वो मेंटेन करनी है, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे हम कह सकते हैं, एंड हैंड सैनिटाइजेशन। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमने नहीं माना, और हमने बिल्कुल नहीं माना। हम फर्स्ट वेव के ऊपर ही, फर्स्ट जब इंडिया में केसेस आए, हम पहले ही लॉकडाउन में, दूसरे लॉकडाउन में, और सितंबर तक मुझे ऐसा लगता था कि हम पूरी तरह से निजात पा लेंगे, पूरी तरह से कोरोना से बाहर आ जाएंगे। लेकिन लोगों ने, मानिए कि हम सब रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी गवर्नमेंट से मेरा मतलब है किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट कहीं भी है, मैं किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगा। हमने फॉलो नहीं किया। मैं दिल्ली में यहाँ पे देखता हूँ, लोग मार्च महीने, अप्रैल महीने से गवर्नमेंट ने बोला पिछले साल 2020 में मास्क लगाइए, लोगों ने मास्क ले लिए। यूज एंड थ्रो वाला मास्क, आप हैरान होंगे कि यूज एंड थ्रो वाला मास्क जो है वो लोग 2-2, 3-3 महीने तक यूज कर रहे हैं, जो वन टाइम यूज का होता है। ऐसे मास्क लोगों ने ले लिए थोड़े से, और उसमें कपड़े के, कॉटन के मास्क ले लिए जो 2-2, 3-3 महीने तक साफ ही नहीं करते। मास्क लगाएंगे तो नाक ऊपर छोड़ देंगे तो नीचे लगाएंगे। मैं दिल्ली में हूं, मैं ऐसी जगह पे हूं जहां सराउंडिंग में, अभी 15 दिन पहले मेरे सराउंडिंग में 110 केसेस यहाँ कोविड के थे। हमने अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, मेरे साथ जितने मेरे सहयोगी हैं, मैं उनको अपने वर्कर नहीं मानता, मैं अपने सहयोगी मानता हूं, इतने सारे हैं, हमने उनके लिए कुछ गाइडलाइन सेट कर दी शुरू से ही। 26 अप्रैल के बाद हमने, 26 अप्रैल 2020 के बाद हमारे लिए कोई लॉकडाउन एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि प्रेस लाइन में हम लोग आते हैं तो हमें वो छूट होती है आने की। हमारे ऑफिस में भी सारे लोग जो थे वो फुल टाइम जॉब पे आ रहे थे। अगर गवर्नमेंट ने 2-3 घंटे की रिस्ट्रिक्शन हमें लगाई थी तो लगाई थी, लेकिन मेरे ऑफिस के हर आदमी के पास, हर मेरे सहयोगी के पास सैनिटाइजर होता था, ऑफिस में जो था वो होता था। हैंड वॉशिंग का हमने रखा कि दिन में आप 10 बारी हाथ धोइए, जब भी आप कहीं जाते हैं, कुछ काम करते हैं, धोइए। तो मैंडेटरी कर दिया कि कोई भी ऑफिस का अगर किसी भी सोशल फंक्शन में शामिल होता है तो वो ध्यान रखे कि वो अगले 8 से 10 दिन या 15 दिन तक ऑफिस नहीं आएगा और सैलरी नहीं मिलेगी। फिर अभी तो सैलरी पूरी मिल रही है, तो बड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया। खुद जो है मास्क हमेशा ही रखा, प्रॉपर मास्क जो थे वो यूज किए, कोई भी यूज एंड थ्रो वाले बड़े रेयर केसेस में यूज हुए। N95 मास्क पूरी तरह से यूज होते हैं, अभी भी हमारे यहाँ पे सारे के सारे जो लोग हैं वो ऑफिस में, वो सारे लोग यूज करते हैं। टच वुड, किसी को कोरोना छू नहीं पाया। कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। आप उस स्टेज पे ले आएंगे जहां हजारों लाखों में लोग जो हैं वो हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे, क्या इतना अरेंजमेंट हो सकता है? एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। हम अपने घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप अपने घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप लोग अपने लिए खाना बनाते हैं, रोज बनाते हैं। अचानक से 2 गेस्ट आ जाते हैं, आप उनके लिए भी 10-15 मिनट में, आधे घंटे में खाना बना दें। लेकिन अगर 100 गेस्ट आ जाएंगे एट ए टाइम, फिर क्या करोगे? क्या बना पाओगे खाना? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, कोई अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे, शायद चाय का भी नहीं कर पाएंगे 100 लोगों के लिए इकट्ठा उस टाइम पे। और सारे बोले कि साहब हम सबको खाना चाहिए, तो क्या होगा? क्या उस दिन खाना बन पाएगा? नहीं बन। हम लोग अननेसेसरली अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो एमएलएज हैं या एमपीज हैं, हम उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, या उनको हम बुरा भला कहने शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, जब तक हम लोग कॉन्शियस नहीं होंगे, अलर्ट नहीं होंगे, हम सेल्फ प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्लीनलीनेस के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक ये समस्याएं रहेंगी। एंड डोंट यूज डेमोक्रेसी टू स्कटल द डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का प्रयोग जो है वो लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए नहीं करना चाहिए। मुझे आजादी है कि मैं कुछ बात करूं, लेकिन मुझे ये आजादी थोड़े है कि मैं आपको गाली दूं। मुझे ये आजादी नहीं है कि मैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गालियां दूं। वो मैंने चुने हुए हैं, वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है। वो एमएलए हो सकते हैं, वो एमपी हो सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन वो मेरे हैं, वो हमारे देश के हैं, वो हमारे लिए काम करने हमने चुना है। फिर आप चुनिए नहीं उनको ना। तो कोविड का एक सिंपल है, लोगों को ऑल ओवर इंडिया एक ही पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, और ये 3 चीजें अगर अपना लेते हैं, मैं तो इतना मानता हूं कि 1 महीने के अंदर भी कोविड पूरी तरह खत्म हो सकता है। आप हिमाचल जैसे स्टेट में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई, वहां तो इतनी ऑक्सीजन है, बिल्कुल इतनी ऑक्सीजन है वहां तो। अगर हिमाचल में ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है। मैं दिल्ली में होता हूं, मैं दिल्ली में रोज सुबह जो है 5 बजे उठता हूं या 4:30 है, लेकिन हिमाचल में जब होता हूं तो 3:30 बजे मेरी नींद खुल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी मिल चुकी होती है, और तुरंत जो है वो मेरी थकावट भी खत्म हो गई होती है। तो मैं हिमाचल में जब अपने घर में होता हूँ, गाँव में, तो मेरी 3:30 बजे नींद खुल जाती है। तो वहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, इसका मतलब हमने गलती करी है। हमें ये मानना पड़ेगा। हम एजुकेशन को जब इस तरह से लेना शुरू कर देते हैं ना कि एजुकेशन का मतलब है कि किसी को भी कुछ भी क्रिटिसाइज करो, अच्छी वोकैबुलरी, बड़ी हैवी शब्दों का प्रयोग करो और क्रिटिसाइज करो, गाली दे दो, सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। सॉल्यूशन आपके पास है, सॉल्यूशन मेरे पास है। जब मैं ये करूंगा, मैं एक निश्चित कर लूं कि मैं बाहर कूड़ा नहीं फेंकूंगा, तो मैं नहीं फेंकूंगा। मैं एक निश्चित कर लूं कि मैं बिना मास्क के नहीं जाऊंगा, तो मेरे पास, आप ये माने कि मार्च 2020 से अभी तक कितने सारे फंक्शन थे, मैरिजेस थी हिमाचल में, दूसरी जगह जहां मुझे जाना था, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। मैंने अपनी शुभकामनाएं उनको भेजी, मैं जो मेरा अपना तरीका था करने का, आप सगन देते हैं, कुछ करते हैं, वो सब किया, लेकिन उससे दूर रहे। जरूरी है ज्यादा से ज्यादा जो है वो इन्हीं जगहों से एक आदमी जो है वो 40 लोगों को जो है वो कोविड दे देता है एट ए टाइम पे, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। तो नहीं जाना, आप रुक जाइए, थोड़ा सा रखिए, 4 महीने रुक जाइए, 6 महीने रुक जाइए, सालों में नहीं आइए कि भाई इतने साल तक आपको उसको कोविड को खत्म करने के लिए, क्योंकि जो मेडिसिन है वो किस तरह का मेडिसिन है, आपका मेडिसिन तो पूरा तो क्योर नहीं है ना। नहीं सर, बिल्कुल। हाँ, तो उसको रोकने के लिए एक मेडिसिन है, वो ठीक है, वो हमने लेना है, वो सब लोग लें, लेकिन क्या एक ही दिन में 50 करोड़ जो है डोजेज मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। नहीं। पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, एक दिन में तो नहीं होने वाला कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा मिरेकल देखिए कि कोई भी वायरस का मेडिसिन बनने के लिए सालों निकल जाते थे, 8-8 10-10 साल। ये पहली बार ही ऐसा था कि कुछ महीनों के अंदर जो है वो वैक्सीन तैयार हो गई है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ये हमारे लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग हैं, ये भी बेचारे नहीं सो पाते होंगे, हमारे एमएलए नहीं सो पाते होंगे, हमारे एमपी नहीं सो पाते होंगे, इनके ऊपर भी उतना ही प्रेशर है, इनके ऊपर देश की रेपुटेशन का ही प्रेशर है। तो क्या मैं इनके ऊपर अपनी हरकतों के लिए क्या मैं इनको जिम्मेवार ठहराऊंगा? नहीं ठहरा सकता। मैं दिल्ली में जहां हूं वहां पे आप पार्टी की सरकार है, मैं हिमाचल में जब होता हूं तो बीजेपी की सरकार है, अगर हम कहीं और होते हैं तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो सभी लोग अपने अपने तरीके से बेहतरीन कर रहे हैं। अगर कुछ फेल हुआ है तो लोग फेल हुए हैं, लोग पूरी तरह से फेल हुए हैं, और हमने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है, ये हमें मानना पड़ेगा, इसको स्वीकार करें। जी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, और ये बहुत सालों से ये बात आ रही थी कि जो 3 नियमों का पालन करना है, और शुरू में तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा कोई वायरस नहीं है, डॉक्टर जान के पॉजिटिव निकाल देते हैं, जो टेस्ट कराएगा वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, कुछ ऐसी बातें सुनने को भी आई थी। तो जी, जो आपने ये बात रखी कि हम ही इसके लिए जिम्मेवार है, तो मैं भी इससे बिल्कुल सहमति रखती हूँ कि हमारी ही लापरवाहियां कहीं ना कहीं ये रही हैं, जिसकी वजह से जी, हम आज इस सिचुएशन में पहुंचे हैं। सर, जी। अंत में आपने हमसे इतनी अच्छी बातें करी, अंत में मैं युवाओं के लिए कोई मूल मंत्र, आप सफलता का कोई मूल मंत्र उन्हें देना चाहेंगे कि जिंदगी में किस तरह से उन्हें संघर्षों का सामना करना है, तो उसके बाद मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करने की ओर बढ़ना चाहूंगी सर। साक्षी जी, एक ही मूल मंत्र है, मेहनत और मेहनत और मेहनत। अपने आप को खुद एक पैरामीटर्स में रखिए, अपने आप का इवैल्यूएशन खुद करिए, खुद देखिए कि मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ, आज मैं किस स्टेज पे पहुंचा हूँ आके। जब आप खुद ये देखते हैं
तो दूसरों की नज़रों से नहीं देखिए, पहले अपनी नज़रों से देखिए कि आपने क्या अचीव किया हुआ है। अगर आप ये देखना शुरू कर देते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन आप शुरू कर देते हैं, तो समझिए कि आपने वो प्रोग्रेस का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो चुन लिया है। और सीधा-सा ये कि मंजिल नहीं दिखाई दे रही है, एक पुराना उसमें है कि मंजिल नहीं दिखाई दे रही है, तो वहाँ तक तो चलो जहाँ तक दिखाई दे रही है। बहुत बिल घनी धुंध पड़ी, आप शिमला में होते हैं, अब शिमला में आपने देखा होगा बहुत धुंध होती है। बहुत बरसात के दिनों में भी होती है, सर्दियों में भी होती है और विजिबिलिटी इतनी होती है कि 2 मीटर से ज़्यादा नहीं दिखाई देता। लेकिन नहीं आप दिखती। घर पे कभी रुकते नहीं हैं। आप चल देते हैं और फिर देखते हैं कि जब 2 मीटर आप चले तो आगे का 2 मीटर दिखाई दिया, फिर जब आगे के 2 मीटर चले फिर आगे का 2 मीटर भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए रास्ता दिखाई देता है, रुकिए नहीं। आप रुक जाएँगे तो फिर ऐसा लगेगा कि नहीं अब तो चल ही नहीं पाएँगे, तो रास्ता अपने आप मिल जाता है, आप चलिए तो सही। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। हज़ारों किलोमीटर की भी जो लंबी यात्रा है वो आपके एक कदम से शुरू होगी, जब आप पहला कदम उस डायरेक्शन, उस ऑब्जेक्टिव की तरफ ले लेंगे, समझिए कि वो काउंटडाउन शुरू हो गया, वो मंजिल की तरफ आप जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी, जी। बिल्कुल। सर, आपने बिल्कुल सही बात की और मेरा सभी जितने भी हमें दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे यही कहना है कि अ, जो हमारे बीच में आज सर आए हैं, जगमोहन सर आए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनकी वजह से बहुतों का भविष्य सुधरा है। उन्होंने हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करी है, उसके साथ आज के लेक्चर में उन्होंने हमें बहुत सारी सकारात्मकता दी है, तो इसे अपने मन में रखिए, जकड़ के रखिए जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। और इसी के साथ ही सर मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें साइड स्टोरी पे अपनी मेन स्टोरी बताने का एक मौका दिया और युवाओं को प्रेरित करने के लिए आपने हमारे प्लेटफ़ॉर्म को चुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ सर आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे सर। थैंक यू साक्षी जी, आपने मुझे ये अवसर दिया आपके साथ जुड़ने का और अपने युवा साथियों से बात करने का। मैं आपका भी बहुत-बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके लिए। थैंक यू सो मच सर और इसी के साथ ही सभी दर्शकों और श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया तो आप सर को ज़रूर फ़ॉलो करें, उनके बारे में पढ़ें, उनकी बुक को पढ़ें, उनके मूल मंत्र को याद रखें और यदि आपको आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यही आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी और अपनी राय आज के कार्यक्रम के बारे में हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।